कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आपकी पढ़ाई जो है बहुत मस्ती से चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। इस जैव प्रक्रम में जो हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन आंसर सारा हम सॉरी टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, और हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो टॉपिक बचा हुआ है इसमें उस टॉपिक को भी देख लेंगे हम लोग, और इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जो है सारा क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कुछ टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। एक नोट बचा हुआ है, ठीक है, इस नोट को हम लोग देखते हैं। ये नोट है, वृक्क में मूत्रवाहिनी बनने के बाद मूत्रवाहिनी ठीक है, मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आप लोग का, और ये वीवीआई टॉपिक लिखा हुआ है। इसमें देखिए कहता है वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। मतलब जो दोस्तों होता है वृक्क यानी कि किडनी जिसको बोलते हैं हम लोग, गुर्दा बोलते हैं जिसको हम लोग, उसमें जो है मूत्र का निर्माण कैसे होता है। कहते हैं वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई विक्राणु यानी कि नेफ्रॉन कहलाती है। विक्राणु में मुख्य भाग इस प्रकार है, यानी कि देखना है कि विक्राणु का जो होता है मुख्य भाग क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 में क्या है, कोशिका गुच्छ। ठीक है, और अगला है आपका बौमन संपुट, तीसरा में है नालिकाकार भाग, और चौथा में आपका संग्राहक वाहिनी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को। टॉपिक है आपका कृत्रिम वृक्क। ठीक है, जिसको आप लोग सुने होंगे अपवहन विधि कहते हैं। ठीक है, अपवहन विधि के नाम से फॉर्म जानते हैं। देखिए यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासन किया जाता है। अगर यहाँ दोस्तों नाइट्रोजन है तो इसका मतलब होगा कि ये जो फार्मूला ये गलत है। नाइट्रोजन का फार्मूला N2 होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं क्या है इसमें। देखिए अब आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब देखिए पेज नंबर किताब का 105। ठीक है, और जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिक जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है ना। तो इसका आंसर है दोस्तों, ये क्वेश्चन वीवीआई है। मानव एक बहुकोशिक जीव है जिसमें अनेक अंग होते हैं। इसके उन अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ज़्यादातर अंग शरीर के अंदर होते हैं, है ना, जहाँ सीधे तौर पर अर्थात विसरण द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, जिससे क्या होती है, जिससे भोजन का पाचन नहीं होगा, फलस्वरूप ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। अतः श्वसन एकमात्र उपाय जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कोई वस्तु सजीव है ना, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो कहते हैं इसका आंसर में कोई वस्तु सजीव है तो इसका निर्धारण जो है हम निम्न मापदंडों से कर सकते हैं, जैसे गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। इन सभी के द्वारा हम लोग जो है एक सजीव को हम लोग पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला आपका, है ना। कहता है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कहते हैं किसी जीव द्वारा निम्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जैसे मतलब होता है कच्ची सामग्री में क्या आता है, तो CO2 हो गया आप लोग का, सूर्य प्रकाश हो गया, जल हो गया, और खनिज लवण हो गया। ये हो गया आपका आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का वीवीआई, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, आप उपयुक्त मानेंगे। कहते हैं जीवन के अनुरक्षण के लिए, है ना, जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्न प्रक्रम आवश्यक क्या क्या है। एक आपका हो गया पोषण, दूसरा में आएगा आपका, दूसरा में क्या दोस्तों, दूसरा में आपका श्वसन, और तीसरा में है आप लोगों का उत्सर्जन। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग पोषण को। पोषण क्या होता है, हमें दैनिक कार्य करने पड़ते हैं, इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ऊर्जा के लिए हमें पोषण की ज़रूरत है ना। देखिए आगे देखते हैं, हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो श्वसन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अगला आपका टॉपिक है उत्सर्जन, जिसमें हम लोग कहते हैं उत्सर्जन, है ना, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालना भी जरूरी है भैया, अतः उत्सर्जन ही एकमात्र उपाय जिससे यह प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं हम लोग पेज नंबर 111। ठीक है,
ये आप लोगों का चैप्टर जे प्रक्रम ही है, यानी कि चैप्टर बायोलॉजी का फिक्स हो गया क्लास 10th। और अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। समपोषी तथा विषमपोषी पफन में क्या अंतर है? ठीक है, इसको हम लोग टॉपिक में पढ़ा दिए हैं पहले भी, और फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है सपोषी, और ये आपका वीवीआई का ऑप्शन है। ठीक है, सपोषी क्या होता है? वैसा पफन जिसमें सजीव अपना भोजन कच्चे पदार्थ जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाता है। ठीक है, यह विधि जो होता है पफन की क्या कहलाता है? सपोषण कहलाता है। अगला है आपका विषमपोषी। तो कहते हैं वैसा पफन जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि भोजन के लिए, है ना, अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे अमीबा, मनुष्य, कवक। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? मतलब कहता है प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा जो है कहाँ से प्राप्त करता है? तो भैया एक तो जल हो गया आप लोग का जो बनने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक आपका क्लोरोफिल हो गया। ठीक है ना, और आपका जो एक बचा हो जाता है एक सूर्य का प्रकाश है। तो देखते हैं पहले हम लोग जल के लिए। ठीक है, जल कहता है पौधे की जड़ें जो है भूमि से जल प्राप्त करती है। क्वेश्चन आपका हो गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसे वायुमंडल में रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। और तीसरा में है क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसको आप याद 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। अगला है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो हमें दोस्तों कहाँ प्राप्त होती है? ये सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो आंसर है इसका, हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका या निम्न भूमिका। नंबर 1 में क्या कहते हैं? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका अमाशय रस को अम्लीय बनाता है। और नंबर 2 में कहते हैं यह भोजन को उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ हानिकारक कीटाणुओं को, ठीक है, हानिकारक कीटाणुओं को लिखा हुआ यहाँ, है ना, हानिकारक कीटाणुओं को यहाँ लिख दीजिए आप लोग, नष्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ नष्ट लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। चलिए आपका ये तो हो गया पेज नंबर 111 का सपोषी विषमपोषी मंत्र हो गया, है ना। अच्छा देखते हैं पेज नंबर 111। ठीक है, ये भी हो गया ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम विभिन्न ग्रंथियों से निकलती है जैसे टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेस, पित्तरस आदि। यह एंजाइम जो है भोजन को महीन टुकड़े कर देते हैं, जो टुकड़े करने में हमारी फायदा करते हैं, जिससे पाचन क्रिया होने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों भोजन को आप लोग चबा चबाए खाइए। ठीक है, बढ़िया रहेगा, नहीं तो पचबे नहीं करेगा भोजन। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन को अपविष्ट करने के लिए क्षुद्रांत, यानी क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है? ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो कैसे अभिकल्पित किया जाता है? वैसे दोस्तों क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। ठीक है ना, देखिए कहते हैं छोटी आंत के भीतरी द्वार में अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिका का जाल होता है। दीर्घरोम जो है पचे भोजन का अपशोषण करता है तथा रुधिर वाहिकाओं द्वारा इसका स्थानांतरण शरीर के विभिन्न भागों में कर दिया जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो क्या हो जाता है? वो निकल जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला, देखते हैं हम लोग पेज नंबर 116, है ना, पेज नंबर 116। ठीक है, और ये कहता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की, है ना, कहता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए दिशा में एक जलीय जीव ऑक्सीजन की अपेक्षा में किस प्रकार लाभप्रद है? तो दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या कहता है? इसका आंसर है जलीय जीव बहुत तेज गति से सांस लेता है क्योंकि जल में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन रहती है। अस्थलीय जीव धीरे धीरे सांस लेता है क्योंकि जल की अपेक्षा अस्थल में ऑक्सीजन ज़्यादा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर 2 में क्या कहता है? ग्लूकोज के ऑक्सीजन में भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है ना। देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकृत ऊर्जा प्रदान करती है। इसको फिर से देखते हैं एक बार। मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, है ना, ऑक्सीकृत हो ऊर्जा प्रदान करता है ताकि ऑक्सीजन की कम मात्रा होने पर विश्लेषित हो जाता है तथा लैक्टिक अम्ल बनाता है। जीवों की कोशिकाओं में
ऑक्सीजन पथ निम्न प्रकार से हैं। क्या है दोस्तों, देखिए आपका पहला है वायव्य श्वसन और दूसरा में है अवायव्य श्वसन, तीसरा में है ऑक्सीजन की कमी से। तो देखते हैं पहले हम लोग वायव्य श्वसन। इसमें कहता है इसमें क्या कहता है, वायव्य श्वसन में क्या होता है, देखिए वायव्य श्वसन इसमें क्या होता है, इस प्रक्रम में O2 ग्लूकोज को खंडित कर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। O2 की यानी कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बनिक परमाणु यानी कि पायरुवेट के 2 अणु निर्माण करते हैं। अगला में है अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन में क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है तथा पायरुवेट, एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला है आपका 3 नंबर में क्या है, इसमें है ऑक्सीजन की कमी है ना। ऑक्सीजन की कमी में तो हो गया आपका ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल, ठीक है, का निर्माण होता है। ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमको कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हम लोग मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो कहते हैं इसका आंसर हमारे शरीर में रुधिर परिवहन का एक बहुत बड़ा साधन है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन रुधिर के कारण ही होता है। आरबीसी, दोस्तों आप लोग कमेंट में आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आरबीसी उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़े की कोशिकाओं में उपस्थित है ना, उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनाती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में घुल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में पुनः रक्त से वायु में चली जाती है और अंत में नासाद्वार द्वारा बाहर कर दी जाती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गैसों के, है ना, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित किया है ना। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। और ये दोस्तों आपका वीवीआई का ऑप्शन है। ठीक है ना, ये भी आपका वीवीआई का ऑप्शन है, तो थोड़ा इसको आप लोग गौर कीजिएगा। कहते हैं जब वायु फुसफुस में जाती है तो अंदर का मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कुप्पिया कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी लक्ष्य बड़ी हो जाती है, जिस कारण अंदर वायु भर जाती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर हमारा होगा पेज नंबर 122। ठीक है, पेज नंबर 122। दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और यह वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।